एमओआई समीकरण धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले बिहार का चुनाव देखा होगा, एक किंवदंती बनी हुई थी कि अगर मुस्लिम यादव वोट बैंक अगर एक साथ खड़े हो जाए 12% 18%, तो 30-32 के आसपास पहुंच जाता है वोट शेयर। और उसके बाद एक जीत का बहुत बड़ा एक मानदंड हो जाता है या एक आधारशिला खड़ा हो जाता है और जिससे चुनाव जीता जा सकता है। इसी पे सवार होकर लालू यादव कई बार सत्ता में बैठे और मुलायम सिंह यादव भी। लेकिन समय के साथ ये जो समीकरण है धीरे धीरे धराशायी होने लगा और ये दिखने भी लगा। जिस तरह से आरजेडी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखने लगा। और यही वजह है कि बाद में अखिलेश यादव पीडीए लेकर आए। लेकिन अब क्या पीडीए भी की वही हालत है। मैं जब ये बात बोल रहा हूं तो आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए। पहले हम बात करेंगे बिहार का। बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो आपने देखा होगा कि उस समय जो भी आरजेडी के लोग समझते थे, आज भी जो एक होता है ना कि टाइम के बाद कोई भी फैशन पुराना हो जाता है, लेकिन दुनिया जो है एक बीजेपी जो हिंदुत्व का एक राजनीति करने लगी तो कहीं ना कहीं वहां पे एम वाई जो समीकरण था उसमें ही बहुत ज्यादा डेंट होने लगा। और एम वाई समीकरण में केवल मुस्लिम यादव ही नहीं थे, बहुत से पिछड़ी जाति या दलित दलित वर्ग के लोग थे जो ये मानते थे कि भाई कहीं ना कहीं लालू यादव उनके उनके लिए या उनके समाज को आगे बढ़ाने में या उनके समाज के नेता हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि भाई वो है तो मतलब पिछड़ी जाति के, लेकिन एक ही जो कास्ट के लोग हैं वो ज्यादा राज कर रहे हैं। और जो हमें चाहे कुशवाहा हो कुर्मी हो, तो इस तरह से उनके दिमाग में आया तो उसके बाद अलग अलग पार्टी बनी। इसी पार्टी में बोलेंगे कास्ट के बेस पे या जाति के बेस पे, जैसे कि मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, जो एक कुर्मी बहुत लोग वोट देते हैं नीतीश कुमार को, जरूर उसके साथ जुड़े रहते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा के लोग। वैसे ही आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी की वीआईपी पार्टी है, तो किस तरह से धीरे धीरे लोग क्या हुआ, ये पार्टी अपने कास्ट के हिसाब से पॉलिटिक्स में पैठ बनाने लगी। तो धीरे धीरे वहां जो एमओआई समीकरण था रियल में एमओआई पे आके आधारित हो गया। और इस चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत से यादव ऐसे हुए कि उनको लगा कि भाई करते तो यादव की राजनीति है और बोलते हैं यादव की राजनीति, लेकिन पूरे ये परिवार में ही सबको ये चुनाव लड़ाते हैं, वही मंत्री बनते हैं, वही संतरी बनते हैं। संतरी नहीं बोल सकते, संतरी तो ये लोग बनते हैं कि बाकी जो यादव हैं दरी बिछाने के लिए हैं। और कई बार जो मुस्लिम और यादव में जहाँ पे क्लेश हुआ, जहाँ पे राइट्स हुए, जहाँ पे कोई यादव लड़का मारा गया, जो आपने बिहार में ऐसी 2-3 जगह घटनाएं देखी हुई, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव है वो पीछे रह गए या वहाँ पे वो लोग बोल नहीं पाए प्रखर रूप से। वहाँ पे यादव समाज अपने को ठगा सा महसूस हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो एमओआई समीकरण में एक तो भाजपा की जो हिंदुवादी हिंदू जोड़ने की जो एक नई मुहिम थी या एक नई राजनीति थी, उससे तो डेंट पड़ा ही। और उसके साथ कितने ऐसे छोटे जो जाति के लोग थे बिहार में, उन लोगों ने अपनी अपनी दल बना ली। तो जो यादव ही केवल थे, उनमें भी टूट देखने को मिलने लगा। जो छिटकने लगे उनको लगता था कि केवल हमें तो केवल यूज किया जा रहा है, हमें सत्ता में कोई भी भागीदारी नहीं मिल रहा है। और यही चीज अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में फील करने के बाद पीडीए बनाया कि भाई केवल चुनाव हारने के बाद क्यों जब वो 2017 में चुनाव हारे तो उन्होंने पीडीए लेके आया कि भाई पीडीए एक ऐसा है कि भाई उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने लगे। पिछड़ा हो गया पीडीए से, दलित और अगड़ा, कभी अगड़ा तो अल्पसंख्यक, कभी मुस्लिम, ऐसे करके वो चलाने लगे। लेकिन अब ये एमओआई समीकरण जैसे उत्तर प्रदेश में भी बिखर गया, वैसे ही पीडीए भी बिखर रहा है। और ये बात बार बार अखिलेश यादव के जो उनकी जो पॉलिटिक्स करने का जो एक्शन होगा ना वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कभी अ, आपने देखा होगा राजपूत राणा संघ के महाराणा प्रताप की जयंती में 2 दिन की छुट्टी या उनके सम्मेलन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो पीडीए को एक अगड़ा जो है
अगड़ा को ही मानने का प्रयास करना कि जो पीडीए में अगड़ा को भी खींच के लाए, केवल मुस्लिम यादव के वोट से हम चुनाव नहीं जीत सकते, ये उनको लगने लगा। इसलिए कई बार वो कंफ्यूज होके कभी राजपूत समाज के लोगों के लिए मीटिंग करते, जबकि पहले वो राणा संघा के टाइम पे क्या बोले, प्रभु श्री राम या रामचरितमानस के ऊपर उनकी क्या टिप्पणियां हैं, या उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का क्या टिप्पणी, वो अलग बात है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको फील हुआ और समय के साथ वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आज फील हो रहा है कुछ और, कल कुछ और फील होगा, इसको बोलते हैं आदमी कंफ्यूजन। और यही मैं कह रहा हूं बिखरता हुआ पीढ़ी है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि पीढ़ी में किसको रखें किसको हटाएं। और यही वजह है कि उन्होंने बाद में उनके साथ जब उनको लगा कि भाई राणा संघा के मुद्दे पर हम डेंट हो गए, तो उन्होंने राजपूत समाज को देखा कि बहुत ज़्यादा गोलबंद हो गया राजपूत समाज, और राणा संघा के नाम पे या महाराणा जयंती बनने लगा। तो उनको लगा कि इस समाज को भी अपने साथ एक साथ करना चाहिए, और वो उसके बाद वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और महाराणा प्रताप जयंती के लिए बोला कि हमारी सरकार आएगी तो 2 दिन हम अवकाश करेंगे। लेकिन उनको एक और चीज लगा कि भाई पीडीए में तो मान लीजिए राजपूत को तो लेके आ रहे हैं अगड़ा के नाम पे, लेकिन पंडित एक जो है जिसको हम डेंट कर सकते हैं, जो पंडितों के लिए क्या बोला उन्होंने, वो आपने 1 साल पहले कई ऐसे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जहां पे वो दिखता है कि वो ब्राह्मण समाज के बारे में उनका क्या ख्याल है, वो कैसे सोचते हैं, किस तरह की वो बहुत ही ओछी मतलब स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं। लेकिन उनको लगा कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को मैं अगर ये साबित कर दूं कि योगी आदित्यनाथ एक ठाकुर है और ठाकुरों को तवज्जो दिया जा रहा है, ब्राह्मणों को वो मतलब तवज्जो नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो कि मैं दिला सकता हूँ। इसलिए इन्हें बाद में यहाँ पीडीए का फॉर्मूला लेके आए पंडित, कि मतलब पीडीए का पीडी जो है पंडित, मतलब वो एक चला गया जहन्नुम में। तो ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आया अभी जो खबर आई कि प्रशांत किशोर से उनकी बात हुई है। अब प्रशांत किशोर क्या है? आप जानते हैं कि जनसुराज पहले भी फेल हुए हैं, जब राहुल गांधी और इनका लेकर इन्होंने 2017 के चुनाव में एक नया गठबंधन करा के और नए तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, वहां पे वो हार गए थे, वहां फिर फेल हो गए, लेकिन फिर वो बंगाल में जीत गए। तो इस तरह कई चुनाव हारे, कई चुनाव जीतने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन तब उनको लगा कि नहीं भाई, बंगाल के चुनाव हारने के बाद कि नहीं, हमें खुद से प्रयास करना चाहिए, हमें खुद अपना पीढ़ी का नया फॉर्मूला या जीत का नया मंत्र ढूंढना चाहिए, जो कि केवल पीढ़ी पर आधारित न हो, जिसमें अगड़े समाज से भी लोग आए। पंडित समाज को लेकर उनका एक मीटिंग हुआ जिसमें उनको सम्मानित किया, और किस तरह से उन्होंने बोला कि भाई पीढ़ी का फॉर्मूला, पीढ़ी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये कर रहे हैं। अब इसमें जो है उनको लग गया, जो पहले उनको लगा कि मुझे खुद करना है, लेकिन जैसे ही जनसुराज हारी उसके बाद उन्होंने किया, बंगाल के बाद वो कंफ्यूज हुए, और बिहार के चुनाव के बाद वो पूरा अपने तक सीमित रहे कि पूरे पॉलिटिक्स में मुझे नैरेटिव नए तरीके से घटना है। लेकिन बांकीपुर के चुनाव ने प्रशांत किशोर को एक बहुत ही मजबूत रूप में उभार करके सामने लाया है, क्योंकि वो वेस्टर्न है जहां 35 साल से बीजेपी राज कर रही थी, और उस वेस्टर्न पे उनको हराना बहुत बड़ा बात है। तो अब पता ये चल रहा है कि प्रशांत किशोर से उनकी बातचीत चल रही है, और प्रशांत किशोर अब जो है अखिलेश यादव के साथ मिलकर एक नया फॉर्मूला जो गढ़ेंगे, जिसमें कि अगड़ों को और ये जो मुद्दे हैं जो बीजेपी को डेंट कर सकती है कहीं ना कहीं, कि बेरोजगारी है, नौकरी है, या महंगाई है, भ्रष्टाचार, इस मुद्दे को हम कहीं ना कहीं उठा करके और बीजेपी को बैकफुट पर लाकर चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में देखिए बीजेपी का भी एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, लेकिन अगर हम चुनाव लड़ेंगे हिंदू के मामले में, हिंदुत्व के मामले में, राम जन्मभूमि के मामले में, तो ये जो राम जन्मभूमि का चोरी का मुद्दा, ये उनको फायदे नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी का पीछे यहाँ पर कभी भी बीजेपी स्ट्रांग होगी। तो कहीं ना कहीं आपको वो दिखाना पड़ेगा कि भाई हम सब समाज में जो बेरोजगारी है उसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो पीडीए हो, अगड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, उस सब के लिए बात कर रहे हैं, जहाँ पे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से सब लोग पीड़ित हैं। उसके अलावा आप देखेंगे बेरोजगारी से लोग पीड़ित हैं, महंगाई से पीड़ित हैं। हम उसकी बात करके एक नया जोनर पैदा कर सकते हैं, जहाँ पे बीजेपी उस पिच पे नहीं खेल पाए और हम कहीं ना कहीं हरा सके। तो ये खबरें आ रही कि प्रशांत किशोर के साथ अखिलेश यादव की बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। अब
प्रशांत किशोर इनके बीच में काफी ज्यादा बातचीत आगे दौर में चला गया है और ये भी खबरें हैं कि दोनों एक साथ आने को तैयार हैं। अब किस तरह से उस पे क्या मसौदा हो तो आने वाले दिनों में पता चलेगी, लेकिन यही दर्शाता है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए पे इतना भरोसा था वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है। इसीलिए वो प्रशांत किशोर के जो बोल सकते हैं कि उनके पास गए हैं या उनके साथ वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने फॉर्मूला पे अब विश्वास नहीं रहा। भले ही राम जन्मभूमि के चोरी का मुद्दा उठा लें, लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि मैं ये चुनाव हार सकता हूँ और अब मुझे पीडीए के अलावा नए चीज तलाश करना पड़ेगा। और यही सुझाव जो खबरें आ रही है प्रशांत किशोर ने उनको दिया कि इससे आगे निकलना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी के पीछ पे खेलोगे तो केवल करारी हारोगे। तो देखते हैं कि आगे क्या चलता है और आगे कैसे ये आगे बढ़ते हैं। इस पे और क्या खबरें आती है जरूर बताऊंगा, लेकिन एमओआई समीकरण के साथ साथ पीडीए का फॉर्मूला भी अब अखिलेश यादव के लिए धत्ता आ जाने लगा है। और मैं यही बोल रहा हूं कि आप एमओआई समीकरण आप लालू यादव को भी देख लीजिए, क्योंकि फैमिली में क्या हालत है, पूरी फैमिली टूट गई है। यादव जो है अलग अलग लोगों के साथ खड़े हो गए, तेज प्रताप यादव के साथ खड़े हो गए, तेजस्वी के साथ खड़े हैं, और जो 77 सीट से कहते 35 सीट पे आके टिक गए। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आज के टाइम में यादव भी पूरी तरह से अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव के साथ खड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से इतनी करारी बिहार में उनको हार देखनी पड़ी। हो सकता है कि यही करारी हार इनको उत्तर प्रदेश में देखनी पड़े। तो देखता हूं कि अब पीडीए का नया फॉर्मूला छोड़ के और किस तरह के नए फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव प्रशांत किशोर के साथ चुनावी मैदान में नया आजमाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।